नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाते हुए प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला तय किया गया और कई सौ वर्षों का एक विवाद को विराम दिया गया और प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने का एक रास्ता बनाया गया। भारतीय जनता दल का मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल विजडम तो दिखाई ही, जो कुछ उसमें पॉलिटिकल एक्यूमेन की भी एबिलिटी उसने उसे दिखाई है कि इस देश को स्थिरता चाहिए और स्थिरता के आधार पर ही इस देश का विकास संभव है। तो देश में स्थिरता लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक, हालांकि वो पॉलिटिक्स डील नहीं करता है न्यायपालिका, लेकिन उसने एक स्थिरता के लिए एक जो है वो एक कंट्रोवर्सी को विराम दिया। अब बहुत जरूरी था। भारतीय जनता दल के अनुसार उसमें बस एक ही कमी थी कि मस्जिद भी यदि बगल में उसके पास में बनने की व्यवस्था रहती तो ये बहुत ही बेहतरीन संदेश अपने देश के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय माने क्षेत्र में भी एक बहुत जो है एक हारमोनियस मैसेज, पैगाम देने का वो काम करता। तो ये मानने का इस तरह की मान्यता जो है वो भारतीय जनता दल की है कि राम मंदिर के से 10 कोस पर जो मस्जिद की व्यवस्था की गई उसके विपरीत भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि मस्जिद भी बगल में होनी चाहिए। देखिए, तो राम जी का मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट ने एक उसको सेटलमेंट दिया, बंदोबस्त दिया। यह स्वागत योग्य है देश में आपसी सद्भाव के लिए भी और देश की प्रगति और देश की स्थिरता और प्रगति के लिए भी। हालांकि जो स्वार्थी तत्व हैं वो कहने से बाज नहीं आए और विशेष करके कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो स्वार्थी तत्व हैं
पहले तो वो कह रहे थे कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। और पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी खुराफात आई कि इस फैसले को वो बोले कि हमारा भी जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे, हम जो है हैगिया सोफिया जो बना सकते हैं तो इसको भी अपने अनुसार बनाएंगे। यही मानसिकता जो है काफ़ी खुराफातों की जड़ बनती है। ऐसे लोग जो हमारे भारत में रहते हैं, क्या वो समझते हैं कि ये भारत जो है इस्लामिक स्टेट है कि वो हैगिया सोफिया वो कर देंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता के दल पूरे राष्ट्र को और अपने आदरणीय भारतीय आवाम को बताना चाहता है कि हमारा ये राष्ट्र स्पष्ट शब्दों में ये कई बार बोला गया है कि हमारा ये राष्ट्र भारतवर्ष भारत के संविधान से नियंत्रित, संचालित, आदेशित और निर्देशित है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, ये भारतवर्ष भारत के संविधान से नियंत्रित, संचालित, आदेशित और निर्देशित है। मतलब आवर नेशन, भारतवर्ष इज कंट्रोल्ड, कंडक्टेड, mandated and directed are ordained होने के कारण ये हमारा राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ भारत गणतंत्र है, भारत गणतंत्र है, भारत गणराज्य है या इंडियन रिपब्लिक है, बस यही है। इसलिए इस देश में जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र कहने वाले ये आगे भी झूठ बोलते हैं। वो एक तर्क गढ़े हुए हैं कि यानी वो ये कहते हैं कि हम भारत में जितने लोग हैं वो उनको हम भारतीय, उनको हम हिंदू मानते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। ये सब देश के दुश्मन हैं। ये खुराफात भरी जो है अवधारणाएं हैं। हमारे देश के लोग सिर्फ भारतीय हैं। और यह देश के लिए आवश्यकता यह भी है कि जब हमारा संविधान लग गया 26 जनवरी 1950 को, इन शरारती तत्वों के दबाव में कि वो 5 साल पहले की बात लाकर एक विवाद पैदा करके, एक नफरत पैदा करके देश को जो अस्थिर करने की जो उनका जो दुष्प्रयास है, जो साजिश है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो हर रूप में आपको मिलेंगे। वो वकील के रूप में भी मिलेंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के भी वो रूप में मिलेंगे। लेकिन ये मुख्यतः जो पांथिक हमारा तबका है, विशेष करके जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, वो उसमें जो कट्टरवादी तत्व है और असामाजिक तत्व है, जो किसी भी रूप में, वकील के रूप में और किसी रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वो उन्हीं बातों को 5 साल पुरानी बातों को ला करके जब हमारा संविधान लग गया, हमारे देश में जो है एक संवैधानिक व्यवस्था आ गई और ये वजूद आ गया कि भाई हमारा देश जो है भारत के संविधान से ही नियंत्रित है, संचालित है, आदेशित है और निर्देशित है। तो मतलब कि दिस नेशन भारत इज कंट्रोल्ड, कंडक्टेड, डायरेक्टेड and
and ordained and mandated by कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के कारण सिर्फ हमारा देश यानी भारतीय गणतंत्र या भारत गणराज्य या इंडियन रिपब्लिक है। तो होने के बाद यह किसी को भी अधिकार नहीं है कि 5 साल पुराने विवाद को ला करके हमारे देश में किसी भी प्रकार का वाद विवाद, नफरत, अस्थिरता करने का उसको अधिकार है। सीधी बात, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो कोई भी हो। इसके विषय में भारतीय औपचारिक दल बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इस देश को और हमारे देशवासियों को आपस में एकता चाहिए, आपसी भाईचारा चाहिए और आपसी सद्भाव चाहिए, नफरत का विनाश चाहिए। और इन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों में देश का विकास चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए और आर्थिक मजबूती के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, अपने चारित्रिक शक्ति को बढ़ाना है। किसी भी हालत में 5 साल पुरानी बात को ला करके देश में इस तरह की जो बातें अभी बताई गई हैं, उसके आधार पर भेद विभेद, तनाव, नफरत फैलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। और इसके संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो फटकार लगाई है बिल्कुल उचित है। और इसको करने में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोकतंत्र लाने के पहले उन्होंने बोला था कि 25 या 30 साल तक तानाशाही की बात बोले थे। तानाशाही मतलब सख्ती और अनुशासन। तो क्योंकि व्यवस्था तानाशाही तो नहीं है बल्कि लोकतंत्री है, लोकतंत्र में भी सख्ती और अनुशासन संभव है, बशर्ते ऐसी मंशा हो। तो इसको कम से कम 15, 20, 25 साल तक जो है इसमें लाया जाएगा। तो देश में और अपने जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आपसी सद्भाव, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी इखलाक मोहब्बत स्थापित हो सकेगी। जब इस तरह का माहौल जो अभी बताया गया है, जिसमें कि आपसी सद्भाव हो, आपसी भाईचारा हो, आपसी जो है इखलाक मोहब्बत हो और आपसी जो है प्रेम हो, जो भी हो, जब इस तरह का माहौल हो तो यदि किसी को लगता है कि नहीं भाई ये स्थान जो है ये मंदिर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, तो इसमें तमाम जो है माने संजीद लोग और महान आत्मा के और देश में जो है वो समरसता का पूरा ख्याल करते हुए, अपने सद्भाव का ख्याल करते हुए वो इस बात पर विचार कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। लेकिन इस शर्त का बराबर उल्लंघन नहीं होना चाहिए कि मंदिर या मस्जिद दोनों बराबर के आस्था के केंद्र हैं और दोनों आसपास में रहें, यह जो है आपसी सद्भाव के लिए जरूरी है। और हमारे भारतीय भाई बहन किसी भी आस्था के केंद्र में वो जा करके जो है, हाँ, जिस भी आस्था के केंद्र में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं या किसी और आस्था के केंद्र में जाएं, तो मन में उसके प्रति इज्जत सम्मान होना चाहिए।
तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपना धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। इससे उस धार्मिक स्थान की महानता और बढ़ जाएगी और अपवित्र होने का, नापाक होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस तरह की एक प्रयास, इस तरह का प्रयास करने की जरूरत है और उन खुराफाती तत्वों के प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है जो 5-6 साल पहले जो है उस विवाद को लाकर के हमारे देश में तनाव, भेद, विभेद, नफरत फैला करके इस देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इस विषय में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है। अब इस संबंध में जो खबरें मिल रही हैं हमारे देश से, हालांकि बड़े पैमाने पर तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ये सोशल मीडिया पर देखा गया है कि सिर्फ भारतीय जनता दल ही इस देश में देश की बात करता है और आवाम की बात करता है। सिर्फ भारतीय जनता दल जो है सिर्फ देश की बात करता है, आवाम की बात करता है, सिर्फ देश की चिंता करता है और आवाम की चिंता करता है और देश में कैसे स्थिरता रहे इसकी चिंता करता है। बाकी और कोई दल नहीं करता है। इस तरह की आवाज़ें, इस तरह के विचार अब धीरे धीरे हमारे देश में उठ रहा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर दिए हैं कि ये जो और भी जो तंजीमें हैं और भी जो संगठन हैं, GNPC गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, हालांकि अब लोग कांग्रेस कह रहे हैं, इस चुनाव आयोग ने उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दे रखा है। वो दिया करे, कोई बात नहीं है, एक दिन ऐसा भी आएगा और जब भी मौका आएगा भारतीय जनता दल को तो वो बोलेगा भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये बिल्कुल मिसनामर है इस संगठन के लिए, क्योंकि इसका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए है ही नहीं। तो इसका नाम होना चाहिए गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, GNPC। तो GNPC और ये वाम दल और BJP और TMC इत्यादि है। देश में विखंडन, कोई पांथिक जो है ध्रुवीकरण, पांथिक ध्रुवीकरण करने में ये बीजेपी की जो राष्ट्रीय खुराफात है, जो राष्ट्रीय खुराफात क्या है इनकी, पांथिक ध्रुवीकरण, और बाकी तो जो है जो GNPC और वामदल हैं वो तो देश में विखंडन पैदा करना और वो विखंडन वो किसी भी हथियार से कर सकते हैं। जातिवाद का है, संप्रदायवाद का है, सांप्रदायिकता का है, भाषावाद का भी है और भाषागत जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद का है, क्षेत्रवाद, समूहवाद, कई जहरवादों के द्वारा जो है वो जितने भी जहरवाद हैं जो अभी बताए गए हैं उनके द्वारा देश में विखंडन पैदा करना, भेद विभेद पैदा करना, इस समाज को मैंने बिल्कुल वो मैंने उसको तार करके रखना, ये मंशा हमेशा मैंने GNPC की भी है, वाम दलों की भी है और TMC की भी है, और उसके आसपास और की भी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसी के आधार पर उनको वोट मिलेगा, इसी के आधार पर उनको सत्ता मिलेगी और यही वो करते रहते हैं। तो ये इनका चरित्र है। लेकिन इस मैंने इनके इस चरित्र के साथ यदि इतना ही पर ही हम विचार माने अपना विचार रोक देंगे तो समस्या का समाधान नहीं आएगा। हमारे मुल्क के साथ, हमारे अवाम के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। ऐसी विखंडनकारी ताकतों को हम जब उसको वोट करने लगते हैं तो, और वोट कैसे करते हैं, मानसिक गुलामी मतलब कि ये इनको ये समझने के बजाय कि ये हमारे भारत देश के शत्रु हैं,
जो विखंडन के आधार पर, जो ध्रुवीकरण के आधार पर, जो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि के आधार पर जो है, जो कि इस मुल्क के लिए माने जहर है, अभिशाप है, उसके आधार पर जो सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो इस देश का शत्रु है। उसको जो है, उसको जब हम माने अपनी आवाम, अपने आदरणीय भारतीय आवाम जब उनको वोट करती है, तो वो तो एक अभिशाप झेलती ही है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है और अभिशाप तो है ही। वो एक मानसिक गुलामी, ये पहचाने की क्षमता ही नहीं है, ये पहचाने की शक्ति ही नहीं है, ये देश के शत्रु है। भारतीय जनता दल बराबर इस बात का मैंने इस बात का निवेदन कर रहा है कि आप हमेशा अपने देश में हमेशा जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू की कुर्बानी और शहादत, उनके जज्बे से प्रेरणा लीजिए, वैसा दृष्टिकोण अपनाइए। और इन लोगों ने सिर्फ उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके विचारों में सिर्फ देश था और देशवासी थे, मंदिर मस्जिद बिल्कुल नहीं था। उसी जज्बे से जब आप लोग देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित है जिनका वर्णन ये भारतीय जनता दल का रहा, भारतीय जनता दल के भी शब्दों में तो आपके भी समझ के अनुसार ये देश के शत्रु लगेंगे। और चूंकि वो समझ विकसित नहीं हुई है, और चूंकि वो समझ विकसित नहीं हुई है, अभी भी हमारी भारतीय अवाम जो है वो जातिवाद का, संप्रदायवाद का या सांप्रदायिकता का, भाषावाद का, प्रांतवाद का शिकार होकर के मानसिक गुलामी का शिकार बन गई है। और उसी में देश के शत्रुओं को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो रही है, और उनको वोट दे करके अभिशाप अपने ऊपर भी, देश के ऊपर भी उला रही है। तो ये इस तरह का जो राष्ट्रीय कलंक है, राष्ट्रीय अभिशाप है, राष्ट्रीय अपराध है, ये अपनी भारतीय अवाम से हो रहा है। तो अपनी भारतीय अवाम से यानी और भारतीय अवाम से मैंने इस तरह का राष्ट्रीय अपराध न हो, राष्ट्रीय कलंक की बात न हो, और देश पर भी जो इस तरह का कलंक यानी कलंक जो है वो मैंने लाने की या आमंत्रित करने की जो इस तरह से प्रचलन है, उसको बंद करने के लिए, इस सिलसिले को रोकने के लिए, बंद करने के लिए भारतीय जनता दल लोगों से निवेदन कर रहा है कि भारतीयता के आधार पर एकता सद्भाव लाइए, तभी जाकर के मानसिक गुलामी से छुट्टी मिलेगी, मानसिक गुलामी से मुक्ति मिलेगी। और मानसिक गुलामी से मुक्ति का जो एक सबसे आवश्यक और अनिवार्य तरीका है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा हर हालत में। इस विषय पर अभी इसी एपिसोड में आगे भी विस्तार से बात करेंगे। तो अब जरा सा इस पर विचार करिए कि हमारे देश में इस तरह की भी आवाज़ें, वैसे तो अब भारतीय अवाम जो है भारतीय जनता दल के भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव और जो है भारतीयता आधारित अखलाक, मोहब्बत और श्रद्धा, प्रेम इत्यादि के पक्ष में जो है आना जो है वो आरंभ कर दिया है। लोग इसकी मुहिम को ताकत देने में शरीक भी हो रहे हैं। और अब इस तरह की भी बातें आ रही हैं
कि वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ भारतीय जनता दल ही ये देश की बात करता है, देश के हित की बात करता है, अवाम की बात करता है, अवाम के हित की बात करता है। अवाम कैसे उसको सुकून मिले, कैसे उसको शांति मिले, कैसे उसको प्रतिष्ठा मिले, इसी की बात सिर्फ भारतीय जनता दल कर रहा है। बाकी दल क्यों नहीं करते? तो भारतीय जनता दल कहना कि वो क्यों नहीं, वो उनकी फितरत है, वो नहीं कर सकते। वो शुद्ध रूप से सत्ता के कीड़े हैं, उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के द्वारा जो है अपने सभी व्यक्तिगत स्वार्थ वो साधते हैं सत्ता के द्वारा। ये बिल्कुल सिद्ध करके दिखा दिया है जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने, और वही चीज जो है ये बीजेपी भी जो सत्ता पर आसीन हुई है, और झूठा राष्ट्रवाद और झूठा राष्ट्रभक्ति, मैंने कपटपूर्ण और छलपूर्ण उसका राष्ट्रवाद, छलपूर्ण उसका इसके राष्ट्रभक्ति के आधार पर वोट तो बटोरा है, सत्ता हथियाई है। लेकिन हमारे देश के लोगों को सबको समझना चाहिए कि दोनों राष्ट्रभक्ति भी और राष्ट्रवाद भी दोनों में बीजेपी का छलपूर्ण है और कपटपूर्ण है। तो जहां हमारी आवाम अब ये महसूस करना शुरू कर दी है कि देश की बात, आवाम की बात सिर्फ भारतीय जनता दल कर रहा है और बाकी दल जो है सिर्फ अपने स्वार्थ सत्ता की बात करते हैं, उसी में और इसी देखिए इसी यानी देश की बात, आवाम की बात ही जो है यानी करते जो है भारतीय जनता दल के कम से कम मैं समझता हूँ कि 950 या 960 वीडियो जो है जारी हो चुके हैं यूट्यूब पर, और औसतन जो है 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का है, यानी 1 घंटे से ऊपर। तो और वो उसके विषय में जितनी भी सामग्री हो सकती है सब इकट्ठा करके अपने भारतीय भाई बहनों के सामने दी जा रही है, और तमाम जो है और हमारी भारतीय आवाम इसको जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। कट्टरवादी तत्व जो है देखिए उनकी यही पहचान है कि भारतीय एकता इस देश के लिए कितना जरूरी है, ये सभी भारतीय भाई बहन धीरे धीरे समझ रहे हैं। कट्टरवादी तत्व जो है अभी भी भारतीय एकता से नफरत कर रहे हैं। कट्टरवादी तत्व अभी भी भारतीय सद्भाव से नफरत कर रहे हैं। कट्टरवादी तत्व अभी भी भारतीय भाईचारा से नफरत कर रहे हैं। कट्टरवादी तत्व अभी भी जो भारतीय अखलाक मोहब्बत से नफरत कर रहे हैं। कट्टरवादी तत्व अभी भी भारतीय श्रद्धा और भारतीय स्नेह और भारतीय प्रेम से भी नफरत कर रहे हैं। वो और उनकी सात्विकता का कुछ नमूना जरा देखिए। उनके पास यानी भारतीय एकता के विरोध में, भारतीय भाईचारे के विरोध में, भारतीय सद्भाव के विरोध में कोई तर्क नहीं है, कोई नैतिक साहस भी नहीं है। और कहते हैं कि कुछ लोग जो है एकता की बात लेकर के, महोदय एकता का एक तो माहौल मत उड़ाइए, एकता का उपहास मत उड़ाइए, भारतीय भाईचारा का भी उपहास मत उड़ाइए। आप शायद आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, एक जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। भारतीय जनता दल बराबर भारतीय जनता दल बराबर ये बताया है कि वह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस देश का एक खतरनाक शत्रु और गद्दार है, क्योंकि वो बराबर भारतीय भाईचारा का वो उपहास करता है। और कैसे उपहास करता है? कहता है कि भाईचारा वगैरह जो है कुछ भी नहीं है, वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए। जरा इन समूह के मंसूबों को जरा पढ़िए और इसको बहुत गौर से पढ़ने की आवश्यकता है।
भाईजान शब्द भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है और ये जानने की जरूरत है, भाईजान एक सम्मानजनक संबोधन है हमारे इसी भारतीय समाज के एक तबके का भाईजान। इसी प्रकार मम्मी जान भी है, अब्बा जान भी है, जितने भी है, ये सम्मानजनक संबोधन है और पूरे भारतीय समाज को इन संबोधनों का सम्मान और पूरे भारतीय समाज के द्वारा इन संबोधनों का सम्मान किया जाना चाहिए, सम्मान किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व और देश के शत्रु इनका अपमान करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में जो है भेद विभेद फैले, नफरत फैले। तो हमारे भारतीय आवाम को उठाना पड़ेगा कि नफरत को समाप्त करना है। तो नफरत को समाप्त करना है तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दार और देश के शत्रुओं को डिस्करेज करना है, उनको पस्त करना है, उनको हतोत्साहित करना है। और वो हतोत्साहित करने का पहला कदम क्या है कि उनकी सभा को शून्य करना है। और बताया भी गया था कि जब उसकी सभाओं में लोग इकट्ठा होते हैं और जब वो जहर उगलता है और उसका तरीका है, उसका जो गद्दार और देश का शत्रु जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो तरीका अपनाता है यानी देश में नफरत फैलाने का। ये बताया गया कि हमारे देश में जितनी भी पांथिक आस्थाएं हैं, हिंदू सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख पंथ हो, सभी इस देश के लिए आदरणीय है। उसका पालन भी एक जरूरी है, वो एक पवित्र काम है। उसके विषय में भारतीय जनता दल ने बस यही निवेदन किया है कि उसको व्यक्तिगत तक ही उसको सीमित रख दीजिए, घर के अंदर उसका पालन करिए। सामूहिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि सामूहिक जीवन और जो सार्वजनिक जीवन हमारा एक राष्ट्रीय जीवन है, भारतीय जीवन है, इसमें किसी भी पंथ आधारित कोई भी गतिविधि उसमें उसकी अनुमति नहीं है। क्योंकि देश में समरसता के लिए आपसी भाईचारा के लिए और आपसी सद्भाव के लिए, तो ये इसलिए कहता है। बाकी जितने भी पंथ है उसका सम्मान है और जो पंथ का अनुसरण करते हैं उनका भी सम्मान है, लेकिन उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको सीमित करना है। सार्वजनिक जीवन में उनके लाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर ये किसी को इजाज़त नहीं हो सकती कि वो ये कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बिल्कुल नहीं होगा। गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो लोग बोलते हैं ना कि गर्वी गुजरात, गर्वी महाराष्ट्र, गर्वी पंजाब जो है, वो इस प्रकार बंगाल पर भी बोलते होंगे, बांग्ला भाषा पर भी बोलते होंगे। इस तरह की जो खुराफात भरी बातें हैं, इसका जो है वो मैंने इसका प्रवर्जन करना होगा। इसको दूर रखना होगा। गर्व का एहसास कहना नहीं है, मतलब कि उसको अभिव्यक्ति नहीं करनी, उसका एहसास गर्व है तो सिर्फ हमको वो भारतीय होने पर। और जो तत्व ये इस तरह की बातें करते हैं, गर्व से हम हिंदू हैं, गर्व से हम मुस्लिम हैं, गर्व से हम ठाकुर और पंडित ब्राह्मण हैं इत्यादि, हम तमिल हैं, इस तरह की प्रवृत्तियां देश के खिलाफ हैं। और इस तरह के लोग जो असर्ट करते हैं वो देश के शत्रु हैं। तो बात की जा रही थी कि ये हमारे भारतीय भाई बहन अब ये महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि भाई भारतीय जनता दल ही जो है देश की बात करता है, अवाम की बात करता है, और बाकी दल जो है वो सत्ता कैसे मिले, कैसे हासिल हो, कि सत्ता पर कैसे काबिज रहे और वो परमानेंटली काबिज रहे, इसी की बात करते हैं। और इसके विरोध में, भारतीय एकता के विरोध में, भारतीय भाईचारा के विरोध में उनके पास कोई जो है तार्किक बात नहीं है और
कोई तर्क नहीं है, कोई एक यानी कन्विंसिंग यानी कन्विंसिंग मतलब कि आपको समझ करने वाला कोई उनके पास बात नहीं है, कोई तर्क और नहीं है, तो वो जो है कुछ कुतर्क और इरेशनल बातों का वो सहारा लेते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, कहते हैं कि भाई कुछ लोग एकता की बात करते हैं। अरे भाई महोदय लोग, एकता इस देश के लिए कितनी जरूरी है पहले ये विचार कर लो। और हालांकि भारतीय जनता दल किसी के भी मुंह लगाना नहीं चाहता। कोई एक वकील है विष्णु जैन, वो कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, और वो बोल रहा था भारतीय जनता दल विष्णु जैन ऐसे लोगों को मुंह लगाना नहीं चाहता है, लेकिन ये बताना चाहता है कि मैंने समाज में नफरत वो फैलाने वाले, भेद विभेद फैलाने वाले वो कई रूपों में हैं, वकील के भी रूप में संभव है। और आपकी ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि भाई कि भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा और भारतीय इखलाक मोहब्बत, भारतीय सद्भाव का कोई जवाब आपके पास हो। और शायद याचिका वगैरह की धमकी भी साथ दे रहे थे, तो आप धमकी क्यों देते हैं? याचिका लगाइए ना। हम तो चाहते हैं कि कोई माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमको बुलाए। हम तो उसके सामने ये कहने को तैयार हैं कि भाई भारतीय जनता दल बराबर जो है इस मुल्क की हिफाजत की बात करेगा, और आवाम में कैसे समरसता है भारतीयता आधारित उसी की बात करेगा। ये जो तत्व हैं ये देश के दुश्मन हैं। हम जो है उसी सुप्रीम कोर्ट में ही कहेंगे और बेनकाब करेंगे। विष्णु जैन जैसे यानी देश के शत्रुओं को हम बेनकाब करेंगे वहीं पर। किसी न किसी बहाने देश की समरसता को तोड़ने वाले इस देश के शत्रु हैं। 500 साल पुरानी बातों को लाकर को कुरेदना इसमें जो है देश की जो स्थिरता की बात है, भाईचारा की बात है, समरसता की बात है, एकता की बात है, उसको नष्ट करने की एक साजिश है। तो विष्णु जैन कोई अकेले नहीं है, इनके भी जो सिपा सालार जो यूट्यूबर हैं, बीजेपी के जो कुछ नेता भी हैं, मोदी महोदय भी हैं, अमित शाह महोदय भी हैं, बस ये इतने बस बोलते हैं कि कोई यूट्यूब पर एकता की बात करते हैं। अमित शाह महोदय बता दें, मोदी महोदय बता दें, या नड्डा महोदय बता दें, क्या इस देश को भारतीय एकता की जरूरत नहीं है? और मैं उल्टे बता रहा हूं उनको। जहां इस देश को भारतीय एकता की जरूरत है, इस देश में हिंदू एकता उतना ही जहर है। मैं फिर से कह दे रहा हूं, जहां पर जिस देश को भारतीय एकता की बहुत सख्त जरूरत है, वहीं पर हिंदू एकता इस देश के लिए उतना ही जहर है। मुस्लिम आधारित एकता उतना ही जहर है। इस प्रकार और जो वो माने संकीर्ण अवधारणा आधारित जितनी एकता की बात चलाई जा रही है और अब तक जो है चलाई जा रही थी, सभी इस देश के लिए जहर है। तो चूंकि ये जो बीजेपी के लोगों को भारतीय एकता के सामने कोई तार्किक शक्ति नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, तो इसी तरह के जो है उलूल जुलूल और अतार्किक बातों का वो सहारा लेते हैं कि कोई एकता की बात करता है, और कोई और ये भी कहते हैं कोई भड़का रहा है। ये भी अरे जब वो ये अमित शाह भी अमित शाह महोदय जो हमारे माननीय वो केंद्रीय गृह मंत्री महोदय हैं, हमारे मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, और भी बीजेपी के नेता
कारण कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर भड़का रहे हैं। मैं और इस देश की आवाम इन लोगों से, मोदी महोदय से और अमित शाह महोदय से, जेपी नड्डा महोदय से और नेताओं से ये भारतीय जनता का दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से पूछना चाहता है कि देश में, हमारे देश में भारतीय एकता की बात करना क्या भड़काना है? हमारे देश में भारतीयता आधारित भाईचारा की बात करना क्या भड़काना है? हमारे देश में भारतीयता आधारित सद्भाव की बात करना क्या भड़काना है? हमारे देश में भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत की बात करना क्या भड़काना है? यह जो है, ये बोलने वाले मोदी महोदय, अमित शाह महोदय, जेपी नड्डा महोदय और बीजेपी के नेता और बीजेपी के जितने भी सभा सालार हैं यूट्यूब पर, यह देश को बताना पड़ेगा। अभी ये प्रयास जो है वो यूट्यूब के माध्यम से है। फिर जनता के बीच में हम आएंगे और जनता को समझाएंगे, जनता के सामने रखेंगे और सारे सवाल जो है इन्हीं से पूछा जाएगा। हमारे भारतीय भाई बहनों, इनकी मंशा इतनी आसान नहीं है, उनकी मशक समझना इतना आसान नहीं है। जैसे बताया कि ये राष्ट्रवाद का तो ये मुखौटा पहने हैं, राष्ट्रभक्ति का मन नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हैं, नकली देशभक्ति का मुखौटा पहने हैं। इस मुखौटे में असलियत इनकी ये है कि हमारे देश की जो है यानी खतरनाक, बहुत ही खतरनाक जो ताकत है, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी, उसके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनको बचाना इनकी साजिश है। वाम दलों की रक्षा करना इनकी साजिश है, टीएमसी की रक्षा करना इनकी साजिश है। यही इनका राष्ट्रवाद है। चलिए, मोदी महोदय आप बराबर विकास की बात करते हैं ना। आप देश को ये बताइए, क्या ये विकास जो अपने असामाजिक और कट्टरवादी भेड़ियों तत्वों वाले भेड़ियों को छोड़ देते हैं, वो कभी वो ज्ञानवापी के लिए जो है वो हल्ला कर रहे हैं, कभी जो ताजमहल, आपको शर्म आनी चाहिए मोदी महोदय, ताजमहल हमारे देश का सिरमौर है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उसमें आपने कट्टरवादी तत्व, मोदी महोदय आपने कट्टरवादी तत्वों को, आपने कट्टरवादी तत्व वाले भेड़ियों को छोड़ दिया है, जो कि उस हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का जो प्रतीक है ताजमहल, उसमें जो है वो शिवलिंग ढूंढ रहे हैं उसमें। और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बहुत अच्छा वो आईना वो दिखा भी दिया, लेकिन तब भी अकल नहीं आएगी, ये मानेगी नहीं। तो इस तरह से जो आपने कट्टरवादी तत्वों को छोड़ दिया है देश में, नफरत फैलाने के लिए। और नफरत सिर्फ आप ही नहीं फैलाते हैं, जब आप शुरू करेंगे, जब आपके कट्टरवादी तत्व जो है वो ज्ञानवापी और मथुरा और फैलाने और ताजमहल में शिवलिंग और मंदिर ढूंढेंगे, तो देश की जो असली घातक जो है वो तंजीम जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस, जिसको हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी कांग्रेस कहते होंगे, कांग्रेस जो है बहुत ही खतरनाक और उसी तरह खतरनाक वाम दल, ये घात लगा कर बैठे हैं कि इस तरह का मुद्दा है तो इस नफरत के मुद्दे को गरमाया जाए पूरे देश में। पूरे देश में जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत जो है वो फैलाई जाए, देश को कमजोर किया जाए, देश को अस्थिर किया जाए, इस देश की प्रगति को रोका जाए। तो मोदी महोदय जरा बताइए,
आपका आपकी ये जो है अंग्रेजी में कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, यानी क्या कहते हैं, अब उसकी या दोगलापंथी भी कहते हैं इसको, जो भी है, या दोहरा मानसिकता आपकी, डबल स्टैंडर्ड वाले। आप विकास की भी बात करते हैं और सारी गतिविधि जो है विकास को अवरुद्ध करने वाली जो है गतिविधि को हवा भी देते हैं। आपको पता है ना कि जो ही एक ज्ञानवापी की बात उठेगी और ताजमहल में जो है शिवलिंग ढूंढने की बात उठेगी, मथुरा की बात उठेगी, तो ये जो है जेएनपीसी वाम दल वाले बिल्कुल घात लगा के बैठे हैं। वो कोई और मुद्दा ला करके इस देश को अस्थिर करना चाहेंगे। अब जैसे अब वक्तव्य आना शुरू हो गया है, कोई नेता है इसका जेएनपीसी का जो कि पहले बीजेपी में था, उदित राज, वो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है कि ये जब ये ज्ञानवापी जो है वो खाली कराया जाएगा और जो है वो खाली कराया जाएगा ये ताजमहल जो है, तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं आदिवासी, जो जनजाति है या सिल्लू ट्राइब जिसे कहते हैं, और वो हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों को भी, जिनको कि ऐतिहासिक रूप से कभी कभी वो द्रविड़ सभ्यता का लोग बताते हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई ये ज़मीन तो हमारी है, ये आर्य लोग जो है वो खाली करें। इस तरह की बातें, तमाम झगड़े विवाद जो है को आप लोग जो है उसमें एक बारूद में आग लगा रहे हैं। ये मोदी महोदय और मोदी महोदय के कट्टरवादी तत्व जो है, जो हिंदू सनातन आस्था के जो कट्टरवादी असामाजिक तत्व हैं, जो वो भेड़िए हैं, उनके द्वारा जब वो करेंगे तो ये भी तो चाहे वो करें, चाहे ये माने जेएनपीसी वामदल वाले इस तरह का मुद्दा उठाएं कि भाई आर्य लोग खाली करें ज़मीन, वो याचिका लगाएंगे, तो देश किस गड्ढे में जाएगा। मोदी महोदय, ये देश को आप बताइए, पता नहीं इसके प्रति आप संजीद हैं कि नहीं, या कल है कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता दल अपनी आवाम को जगा रहा है और उनको जगा के रहेगा, और धीरे धीरे ये समझ उसमें विकसित होगी कि आखिर उसकी भलाई किसमें है और देश की भलाई किसमें है। देश की भलाई और उसकी भलाई सिर्फ इसी में है कि साथ में रहना है। साथ में कैसे रहना है, ये उसको वो आना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर हर तरह से भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित जो है वो सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत स्थापित करने की कोशिश में लगातार दिन रात 24/7 इंटू जो है वो 60 भी आप कह सकते हैं या 3600 भी कह सकते हैं, लगा है हर वक्त ये प्रयास में। और इस संबंध में बस इतना ही हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को, भारतीय जनता पार्टी के जो है सुबह सालारों को, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने भी कट्टरवादी तत्वों को, कट्टरवादी तत्व जो है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस देश में नफरत फैलाने के लिए पूरी एजेंसी खोल रखी है। और इस बात को बराबर स्पष्ट किया गया है कि इस देश में नफरत जो है वो फैलाने का सिर्फ इस्लाम में, सिर्फ माने हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ही नहीं है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से उसी प्रकार माने जो मतलब कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उन्हीं से समस्या नहीं है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो असामाजिक तत्व हैं, कट्टरवादी तत्व हैं, भारत विरोधी तत्व हैं, जो कि इन्हीं देश विरोधी जो तंजीम है, जेएनपीसी, वाम दल, टीएमसी इत्यादि के द्वारा पाले पोसे जाते हैं।
उनको ये ताकत देते हैं। और वो जब भी कोई अपराध करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बंदूक चलाते हैं, अहिंसा करते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो पैरवी भी करते हैं। ये वही तत्व हैं। लेकिन हमारी आवाम इनको ठीक से पहचाने, ये ठीक से पहचाने इनको, जेएनपीसी वालों को और वामदल वालों को, टीएमसी वालों को। और इस संबंध में बराबर जो है भारतीय जनता दल ने निवेदन किया है। जैसे कि मान ले टीएमसी वाली है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, खास करके जो पश्चिम बंगाल में जो रहते हैं, वो इस ममता बनर्जी को ठीक से पहचाने। इसके मोह माया जाल से जितना ही जल्दी वो निकल जाएंगे, देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ये कभी भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हो नहीं सकती। आपके धार्मिक भावनाओं को का शोषण करके यह वोट जो है वो लेना चाहती है। आपका वो कल्याण जो है वो कर नहीं सकती। इसका सबसे बड़ा ये प्रमाण है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, खास करके पश्चिम बंगाल के, जरा इसको ध्यान से सुन लीजिए कि तमाम जो है पश्चिम बंगाल के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के गरीब जो तबका है, वो बराबर उनकी बच्चियां, उनकी बहुएं, वो घरों में काम करने के लिए उनके जो मियाँ साहब हैं, वो माने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा इत्यादि वो खींचने के लिए दिल्ली में मजबूर है। यदि इस ममता बनर्जी को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। यदि इन 15 सालों में थोड़ी भी चिंता होती हमारे, और कम से कम जिसका उद्यम बढ़ती है, जिसकी वकालत करती है, उनकी माली हालत को सुधारने की थोड़ा भी उसको चिंता होती, तो वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो काफ़ी गरीबी की स्थिति में हैं, वो आकर के दिल्ली में उनकी बेटियां, उनकी बहुएं आकर जो है वो काम करने के लिए मजबूर न होती, और उनके मियाँ साहब भी आकर के, या मियाँ साहब मैंने वही भारतीय भाई लोग जो है यहाँ आकर के जो है पश्चिम बंगाल बाहर आकर के जो है इस तरह की स्थिति झेलने को मजबूर नहीं होते। एक नमूना है जिस तरह से इस जेएनपीसी कांग्रेस ने हमारे पूरे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सिर्फ शोषण किया, वो भी पातिक शोषण। वो हज के लिए वो छूट दे दिया, अब और उसी लाइन पर आकर के ये मुलायम सिंह अखिलेश वाले जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने क्या करने, वो जो हज हाउस बनवा दिया, कब्रिस्तान बनवा दिया, यही चीज़ें। लेकिन उनकी हालत कैसे सुधारी जाए, इस जेएनपीसी ने कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उसको मैंने कई बार बताया, आगे जब भी मौका आएगा हम बताएंगे और बताया जाएगा। लेकिन आप पढ़ लीजिए, वो पक्का इनका जो है वो कच्चा चिट्ठा है कि किस तरह से इस जेएनपीसी ने जिस तबके से वोट लिया, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस हालत में रखे हुए। और बात इतनी सी नहीं है, क्या भावना इन जेएनपीसी वालों की क्या भावना है हम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, वह भी उसका एक कद्दा और नेता कहता है कि ये मुसलमान यदि गटर में हैं तो गटर में ही पड़े रहें। उस गटर से बाहर निकालने की कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। उसी का एक कद्दा और नेता कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ये सारी सच्चाइयाँ कभी फूट करके आती रहती, और ये सच्चाई है भी। तो उसी प्रकार ये जो टीएमसी है, ये कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हितैषी न है न हो सकती है। तो वो इस देश की दुश्मन है, भारतीय समाज की दुश्मन है, और कभी कभी वो सुभाष चंद्र बोस का नाम लेती है।
हमको काफ़ी दुख होता है कि हमारे इतने माने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या ख्याल थे अपने देश के लिए, और जिसका वो नाम लेती है उसका ये वो क्या चरित्र है देश के संबंध में। लेकिन भारतीय भाई बहनों, भारतीय जनता दल तो कह रहा है, लेकिन मोदी महोदय की वो चहेती है, ये समझ लीजिए। इतनी बड़ी देश की अभिशाप वो ममता बनर्जी, और अहंकार उसका देखिए, वो कहती है कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं भावी प्रधानमंत्री हूँ, इस रूप में उसमें अहंकार तो 7वें आसमान पर। उसी अहंकार में वो संघीय मर्यादा को बिल्कुल तोड़ करके, उसका उल्लंघन करके बराबर जो है अपमानित करती रहती है मोदी महोदय को। लेकिन मोदी महोदय तो जो है अपने मुख्यमंत्रियों से अपमानित होने में ही उनको आनंद मिलता है, वो छोड़ दीजिए, आनंद मिलता है। और उसको दूसरे शब्द में आप ये समझ लीजिए कि मोदी महोदय ने इतना नुकसान किया है कि प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है, जो उसका ऑरा होता है, जो उसका इकबाल होता है, उसको मोदी महोदय ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। और जब तबाह कर दिया तो ममता बनर्जी जैसे या विजयन जैसे लोगों को मैंने संघीय मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जो है उद्दंडता करने का उनको मौका मिलता है। ये मोदी महोदय जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में, ये उनको भी नहीं बचा पाते। बीजेपी का जो कैडर है पश्चिम बंगाल में इन्हीं बातों को लेकर बहुत ही डिमोरलाइज्ड है। और उसी चक्कर में तो बाबुल सुप्रियो जो कि बीजेपी में रहा, बीजेपी का में मंत्री रहा, वो भाग करके पहुंच गया फिर वहीं पर। और कितने लोग चले गए, उनको विश्वास नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मोदी महोदय ये जो इसकी हिंसक जो प्रवृत्ति है, इसकी ममता बनर्जी की माफियागिरी की जो प्रवृत्ति है और गतिविधि है, इसकी हरकतें हैं ममता बनर्जी की, उससे जो है ये मोदी महोदय बचा पाएंगे। तो उनका खुद का कैडर और कितने लोग भाग के जाकर उसके शामिल हुए इस टीएमसी में। और मोदी महोदय का एक मंत्री बाबुल सुप्रियो, उसको भी विश्वास नहीं रहा, वो भाग के चला गया टीएमसी में। और इसीलिए जितने भी चुनाव हुए, जितने उपचुनाव हुए, यानी जो पिछले साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल के साथ और राज्यों के साथ जो है और राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल का भी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है। उसका वोट परसेंटेज ड्रास्टिकली नीचे आया। उसमें सिर्फ यह है कि वहाँ का कैडर इतना जो है वो हीन हो गया है, उसका मनोबल टूट गया है और उसको विश्वास नहीं रहा कि मोदी महोदय जो है ममता बनर्जी की हिंसक गतिविधियों को। और आप लोग जानते होंगे कि ठीक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडे और उसके हिंसक तत्व जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उन लोगों पर जिनको टीएमसी वाले समझते थे कि उन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है, उस पर जो है बड़े पैमाने पर हिंसा फैलवाई और यहाँ तक कि बलात्कार के भी केसेस है। इस तरह की बातों को जिसकी जिम्मेदारी बनती है ये मोदी महोदय की, तुरंत उसको बर्खास्त करके हमारी आवाम के साथ इंसाफ करे, उसकी रक्षा करे। लेकिन मोदी महोदय के जहन में है कि अपनी आवाम को इसके हवाले करके
इसके अत्याचारों का शिकार बनाने का ये मंशा है मोदी जी की। और जो आवाम ने, जिस आवाम ने प्रधानमंत्री बनाया, उस आवाम के प्रति मोदी जी जो है ना तो संवेदनशील है, ना तो उनकी मंशा है कि उसकी रक्षा की जाए। कोई भी देशभक्त होता, कोई होता तो तुरंत जो है, और राष्ट्रभक्ति का तकाजा है, देशभक्ति का तकाजा है, तो तुरंत जो है इस ममता बनर्जी को धारा 356 लगा करके तुरंत जो है इसको बाहर करके, हमारी जो पश्चिम बंगाल की आवाम है, और उसी में बीजेपी का कैडर भी आता है, उसको इस आतताई जो है, आतताई कहा जाएगा, जो कि अपने गुंडों से इस तरह का हिंसा करवाती है, उससे निजात दिलवाता। तो मोदी महोदय पर उनके खुद के कैडर का भरोसा नहीं है। अरे ये बराबर ये केजरीवाल वो पंजाब पुलिस से उनके ही कैडर को, उनके ही नेता को, बग्गा जो है को गिरफ्तार करवाया, फलाने करवाया, ढकाने करवाया। अब वो बग्गा जो है वो केजरीवाल की जो पंजाब पुलिस है उससे डर करके भाग गया, वो भारत के बाहर, शायद वो कनाडा। ये हालत है। यानी बीजेपी कैडर का इस कदर का जो है वो डिमोरलाइजेशन या मनोबल टूटा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता कोई नेता है शायद बीजेपी का, वो खुद कह रहा था कि इतना कायर किस्म का ये मोदी है, कायर किस्म का। तो सवाल है कि देश ने मोदी महोदय को प्रधानमंत्री बनाया था इन देश के शत्रुओं को पस्त करना, उनका विनाश करना। ये तो उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। देश ने देखा होगा कि कृषि कानून के विरोध में जो किसान आंदोलन वो खड़ा किया गया था, वह सिर्फ किसान आंदोलन का मुखौटा भरा था। भारत विरोधी ताकतों का जमावड़ा था वो। और भारत विरोधी ताकतें जो देश के अंदर हैं और देश के बाहर हैं, दोनों का, खास करके जो खालिस्तानी आतंकवादियों का, और वो खास करके जो कनाडा में स्थित है, तमाम टूल किट, फलाने किट जो है तमाम आया। और हमारे राष्ट्रीय दिवस के दिन मोदी महोदय ने उन आतंकवादी तत्वों के द्वारा जो है के जरिए जो है इस देश को शर्मसार किया मोदी महोदय ने। यहीं पर हमारी दिल्ली पुलिस भी थी, और इसमें लाल किले में हमारी वो सेना की टुकड़ी भी थी। उसके रहते हुए पूरा मौका दिया मोदी महोदय ने इन आतंकवादियों को। कम से कम 3-4 घंटे में चढ़े वो लाल किले पर, चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय गौरव, लाल किले पर चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को उतार करके जो है आतंकवादी झंडा लगाया गया। और जिसके लिए कि वो जो पतवंत सिंह पन्नू एक महीने से पहले ही वो चुनौती दे रहा था कि जो भी खालिस्तानी आतंकी झंडा लगाएगा लाल किले पर, वो उसको $1,00,000 देगा। पहले से ये चेतावनी देने के बाद, पहले से जो है सूचना मिलने के बाद, ये मोदी महोदय ने राष्ट्रीय दिवस के दिन 26 जनवरी के दिन इस देश को शर्मसार किया। अपने दिल्ली पुलिस के 5 जवानों को पिटवा दिया, उन्हीं भारत विरोधी तत्वों या आतंकवादी वो तत्वों के द्वारा। देश ने देखा होगा कि किस कदर जो है, किस कदर अराजकता वो फैली हुई थी कि हमारे दिल्ली पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए एक आतंकवादी हमारे उस दिल्ली पुलिस के जवान को जो है मारना चाह रहा था। मोदी महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए। देश इसको बड़ी गंभीरता से देख रहा है कि देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था
इन शरारती इस भारत विरोधी तत्वों से रक्षा के लिए, उनके आगे घुटने टेकने के लिए नहीं, देश को शर्मसार करने के लिए नहीं। जो शख्स जो है इन भारत विरोधी और आतंकवादी तत्वों के द्वारा तत्वों को ये मौका दिया कि वो लाल किले पर चढ़ जाएं और जो है आतंकवादी झंडा लगा दें, जो है, और इस प्रकार जो है, और जो है हमारे दिल्ली पुलिस के जो 5 से जो जवान वो घायल हो जाएं, हमारे दिल्ली पुलिस के एक जवान के ऊपर वो आतंकवादी जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा करके जो मारने की जो है तो कोशिश कर रहा था। इन सब हरकतों से, इन सब ये गतिविधियों से जो मोदी महोदय ने देश को शर्मसार किया। बीजेपी वाले कहते हैं कि इनकी देश में बड़ी इज्जत, वो दुनिया में बड़ी इज्जत है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो बटोर रहे हैं, हिलोर रहे हैं। कैसी इज्जत भाई, किस काम की इज्जत? देश को शर्मसार करने वाले मोदी महोदय किस किस्म की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो अर्जित कर रहे हैं, और कौन सा नाम कमा रहे हैं? यह जो है अपनी भारतीय अवाम जो है इनसे पूछ रही है, बीजेपी वालों से पूछ रही है। यूट्यूब पर मैं बराबर देखता हूं कि भाई मोदी महोदय वो हाईवेज का नेटवर्क, हाईवेज का जो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण, या उसका वाइडनिंग, चौड़ीकरण, और वो भी पूरे देश में, जो कि इनके मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके माने नेतृत्व में, पेट्रोनेज में, तो हाईवेज का मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण, नेशनल हाईवेज का, और उसका चौड़ीकरण, वाइडनिंग करके ये करने का पूरे देश में एक वो तंत्र, नेटवर्क स्थापित करने का पूरा एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है। एक्सप्रेस वे का पूरा नेटवर्क बैठा रहे हैं पूरे देश में। मैंने देखा कि शायद 40 से 50 या 50 के आसपास इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं भारत में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि दिल्ली के DND फ्लाईओवर, ये खैर देश नहीं जानता होगा, दिल्ली नोएडा एक फ्लाईओवर है, वहीं से शुरू होकर के जा रहा है मुंबई, और करीब मैं समझता हूँ कि 13-14 किलोमीटर का है, जिस पर कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ेंगी। देश जो है, और यही जो है विदेशी निवेशक ढूंढ रहे हैं। विदेशी निवेशक को क्या चाहिए? रफ्तार के साथ जो है वो मैंने रफ्तार के साथ आवागमन उनका हो सके, ऐसा आधारभूत जो है वो ढांचा, वो इंफ्रा आधारभूत सुविधा वाला ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब बन रहा है। तो एक्सप्रेस वे, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मैं समझता हूँ कि विश्व का दूसरा इतना लंबा बन रहा है ये एक्सप्रेस वे, और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। और भी एक्सप्रेस वे बन रहा है, करीब 50 के आसपास बन रहा है पूरे देश में। और इन्हीं एक्सप्रेस वे, अच्छा इसके बाद जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2 पर तो काम चल रहा है। आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि
शायद लुधियाना के कोई धारतला कोई जगह है, ठीक से नाम हमको याद नहीं आ रहा। तो लुधियाना की धारतला से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है वो, यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि कुछ 1800 किलोमीटर का है। और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो दादरी, जो कि नोएडा के पास पड़ता है, वहाँ से वो महाराष्ट्र में JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT तक जाएगा। इस पर काम चल रहा है। 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने की बात है। इससे क्या होगा कि हमारी यानी जो वास्तव में जो रेल की कमाई होती है, मैंने रेल को जो रेवेन्यू आता है, उसमें माल ढुलाई यानी फ्रेट से 70% या 75% इतना उसका हिस्सा या योगदान होता है। और जानते हैं कि और उसकी यानी मालगाड़ियों की प्राथमिकता जानते हैं सबसे कम। मालगाड़ियों को रोक करके हर एक स्टेशन पर वो पैसेंजर ट्रेनें जो है वो पास कराई जाती हैं। कमाई किससे है? और यानी मालगाड़ियों से, यानी माल की ढुलाई से। प्राथमिकता उसकी सबसे कम। तो इस विकट स्थिति में रेल फंसी हुई थी। एक तो ये बात थी। दूसरा है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग माने जो उत्पादन के बाद जो उसका प्रोडक्ट है, जो माल है, विदेश में कैसे पहुँचे। तो ये ढुलाई वाला जो सिस्टम था, जब मान लीजिए कोई माल निकल रहा है आपका दिल्ली से या पंजाब से, वो 15 दिन के बाद पहुँचेगा वहाँ माने पोर्ट पर जो है। तो इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक कास्ट। लॉजिस्टिक का जो है बताते हैं कि GDP का 15% 30%। तो उस लॉजिस्टिक कास्ट को भी घटाने पर ही जो है विदेशी निवेशक आएंगे। विदेशी जो है वो यानी मैन्युफैक्चरिंग जो टाइकून्स हैं, जो माने उद्योगपति हैं, वो आ सकते हैं। तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये सब जरूरी है। और उसके किनारे जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक DMIC है, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तमाम कॉरिडोर है। डिफेंस कॉरिडोर है। सीमाओं पर भी सड़क बन रही है, रेलवे लाइन बन रही है। तो इस पर हम और विस्तार से बताएंगे। मोदी महोदय से ये पूछना है कि ये इतना जो है विदेशी और हमारा देश जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, ये सब सही है। जरा मोदी महोदय अपने देश को बता दीजिए, या आप इसके लिए जवाबदेह हैं कि इतना सब बना करके वो किस काम का, जबकि इस देश में खतरनाक किस्म की GNPC पड़ी हुई है, खतरनाक किस्म के बमदल पड़े हुए हैं, जो कि 1 मिनट में आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, आपके हाईवेज को, आपके एक्सप्रेसवे को जाम करके रख देंगे। यह देश ने किसान आंदोलन के नाम पर वो देख लिया है। तो आखिर ये किस काम का है? आप जो है इस तरह से विकास भी कर रहे हैं और देश के दुश्मनों को पाल भी रहे हैं, जो कि देश की प्रगति को और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह भी कर सकते हैं। इस तरह का आपका दोहरी मानसिकता वाला जो काम है, देश के लिए बहुत ही घातक है। मोदी महोदय, देश को बताइए। तो और भी बताने की इस संदर्भ में आवश्यकता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, सबका इलाज है भारतीय एकता, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव। तो भारतीयता के भाव को, भारतीयता के जज्बे को और भारतीयता की सोच को, इस माहौल को आगे बढ़ाइए, मजबूत करिए। और EVM मशीन पर ये सारी जो देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बीच में, उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए मन में बिल्कुल निश्चय करिए, ठानिए।
इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को ये पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।